आप लोग अपने सहयोगियों को खाते जा रहे हैं। क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, अजीत पवार आपके सहयोगी हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार में शामिल हैं, लेकिन उनको आपने नगर निगम में उनकी पार्टी का सफाया कर। देश की गिनी चुनी मुख्यमंत्रियों में से हैं ममता बनर्जी, जो महिला हैं और पिछले 15 सालों से राज कर रहे हैं। आप इस एमएम कार्ड का तोड़ कैसे निकालेंगे? बेशक ममता दीदी महिला है, नाम में ममता है, लेकिन काम में ममता नहीं, क्रूरता है। ये जो गुप्त फैसले होते हैं बीजेपी में कि टॉप में जो 2-3 होते हैं उनको ही जानकारी होती है, बाकी किसी को भनक तक नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी बात नहीं है सर। आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, कल दिन मैं भी राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता हूँ, ये संभव है। लेकिन इस विस्तार के चक्कर में आप बहुत सारे ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराते जा रहे हैं। ना तो वो स्वयंसेवक थे पहले से, ना वो युवा मोर्चा में जुड़े हुए थे, मतलब वो बीजेपी के बने हुए नेता नहीं थे। अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो 75 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं। क्या उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। मोदी जी एज से 75 हैं, जोश में वो अभी भी जेन जी कि योगी और अमित शाह दोनों के बीच में आपको ज़्यादा टकराव है इसको लेकर। बिहार में क्या आप नीतीश कुमार को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने देंगे या बीच में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोई प्लानिंग? लालू जी के बड़े लाल तेज प्रताप यादव आजकल विजय सिन्हा के साथ भी दिखाई देते हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ भी दिखे हैं। क्या बीजेपी उन्हें अपनाने जा रही है? विजय रथ पर सवार बीजेपी क्या अब पश्चिम बंगाल में भी कमल खिलाने जा रही है? और बीजेपी ने बिहार के एक 45 साल के नेता को अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बना दिया? वो नेता जिसे बिहार के बाहर बहुत लोग जानते भी नहीं थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी में जो इस वक्त पीढ़ीगत बदलाव हो रहा है, उस बदलाव में कौन कौन से ऐसे और नेता हैं जिन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती है, जैसे कि नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो लगातार अपना राजनीतिक विस्तार कर रही है, राज्य दर राज्य जीतती जा रही है, इस चक्कर में क्या वो अपनी राजनीतिक विचारधारा से समझौता तो नहीं कर रही है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, अपना पूरा जीवन सपा में गुजारा है, बसपा में गुजारा है, एनसीपी में रहे हैं। वो नेता अब भाजपा का दामन थाम रहे हैं। बीजेपी उनसे तुरंत तो राजनीतिक ताकत हासिल कर ले रही है, लेकिन क्या इससे उसकी विचारधारा पर असर नहीं पड़ रहा है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज हर कोई जानना चाहता है। हम भी आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी जी। ऋषभ जी, आपका वन इंडिया पर बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा क्योंकि आप महाराष्ट्र में नगर निगम के चुनाव में एक तरफा जीत हासिल कर चुके हैं। इसके साथ ही बीएमसी में पहली बार अपना मेयर भी बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वन इंडिया का भी। और जहाँ तक ये बधाई की बात है, मुझे लगता है कि ये पूरे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता, उनको ये बधाई समर्पित है। लेकिन ऋषभ जी, जिस जीत की उम्मीद आप बीएमसी में कर रहे थे, बीजेपी कर रही थी, वैसी जीत तो नहीं हुई। एग्जिट पोल्स में भी 150 तक आंकड़ा जा रहा था महायुति का, लेकिन आप बहुमत से बस थोड़ा बहुत ही आगे बढ़ पाए हैं। क्या ठाकरे भाइयों ने अपना दमखम फिर से मुंबई में दिखा दिया है? सर देखिए, दमखम तब होता जब वो चुनकर आते। आंकड़े हमें पूर्ण बहुमत के हैं। बहुमत के जो एग्जिट पोल दिखाए उससे कम बेसी हो सकता है, लेकिन जो जनादेश मिला वो एनडीए को मिला, महायुति को मिला। और वो एनडीए को मिला जनादेश ये दर्शाता है कि जो 25 साल से लोग अपने आप को ठेकेदार समझ बैठे थे, जो बाबा साहब का जो नीति था, रणनीति था, उसको छोड़कर जिस तरीके से कांग्रेस का चरण बंधन करना और जिस तरीके से अपनी नीतियों से अपने आप को दरकिनार कर देना, वैसी परिस्थितियों में जनता ने उनको चुना जो सही में बाला साहब के नीतियों पे चला है। शिंदे जी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, महाराष्ट्र और बीएमसी दोनों को अगर कंबाइंड इंटैक्ट हम देखेंगे तो वहां पे कहीं ना कहीं विकास प्लस संस्कृति दोनों के इंटैक्ट वोट मिला है और दोनों को जो लेकर चला उसे जनता ने चुनने का लेकिन शिंदे की शिवसेना का वैसा प्रदर्शन मुंबई में नहीं रहा है। मुंबई में जो मराठी मानुष के वोटर थे, जो बाला साहब के जमाने से ही बीजेपी को वोट करते आए थे, उन्होंने तो ठाकरे को चुना है क्योंकि उनका आंकड़ा ज्यादा है। वो अगर राज को भी मिला लें तो 70 के करीब वो पहुंच रहे हैं मुंबई में। देखिए, आप पहले के सीट्स में अगर तुलना करेंगे तो उद्धव ठाकरे कम है। एमएनएस उनके साथ मिलके 6 या 7 सीट के आसपास वो 6 लेकर आए हैं। और जहाँ तक शिंदे जी की बात करेंगे, मैं भी अभी बीएमसी के दौरान मुंबई था। वहाँ पे थाने से जो सटा एरिया है, चाहे मुलुंड का एरिया हो जाए या भिवंडी फिर जाते, वहाँ भी बेहतरीन प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने किया है, जहाँ पहले इन लोगों का भी दबदबा कुछ सीटों पे रहता था। तो कहीं ना कहीं पूरे मुंबई में हमने बेहतर प्रदर्शन किया है। बेशक कुछ सीटों पे वो वापस रिटर्न हुए हैं, तो लेकिन देखने का विषय यह है कि जहाँ 2 बार सरकार अपने आप को रिफॉर्म कर वापस लाई हो,
चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो, और उसी सिलसिले में अगर हम 3 टायर सिटीज में भी जा रहे हैं और 3 टायर इलेक्शन में भी हम जीत कर निकल कर आ रहे हैं, तो ये मानता है कि जनता का विश्वास हमारे साथ है और जनता कहीं ना कहीं हम पे विश्वास दर्शाते हुए आगे बढ़ने का काम कर रही है। लेकिन ऋषभ जी, अभी उद्धव ठाकरे को मैं सुन रहा था, वो तो ये कह रहे हैं कि आपने हमारी पार्टी तोड़ी, हमारा सिंबल ले लिया, हमारा संगठन ले लिया, फिर भी नए सिंबल के साथ हम इतनी बड़ी संख्या में अपने पार्षद चुनकर ले आए हैं, तो उसे वो अपनी इसे जीत बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे जो हर समय एक इमोशनल कार्ड खेलते हैं, उसके लिए मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा, उनको पुत्र मोह ने उन्हें तोड़ा है और उनका पुत्र मोह उन्हें सदैव सत्ता से दूर रखेगा। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, जब हमारी प्री पोल अलायंस हुआ था, इलेक्शन हम लड़े थे, मिलकर लड़े थे, एनडीए के बैनर तले लड़े थे, और जब हम चुनकर आ गए, मोदी जी की नीतियों पर आ गए, भाजपा की कार्यशैली पे आ गए, तो उसके बाद उनको सत्ता सुख सताने लगा। उसके बाद उनको लगने लगा कि वाह वाह कितना सुंदर सत्ता, कैसे दूर होए, लादे कोई मुझे बड़ा प्रीत होए। तो जो सत्ता का सुख नजर आया, बेटा का प्रीत नजर आया, वो तोड़ा है कोई एनडीए की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां नहीं तोड़ी उन्हें। लेकिन उनका तो कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब अमित शाह गए थे मातोश्री, तब ठाकरे से उन्होंने वादा किया था कि जब सरकार बनेगी तो 2.5 साल का सीएम बनाया जाएगा। ये शायद कबूतर के माध्यम से चिट्ठी दिए होंगे, उनको कैसे पता मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है। और अगर वादे की ही बात है तो बाला साहब ने भी एक वादा लिया था अपने बेटे से कि मरते दम तक महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसको बचाए रखना, हिंदुत्व जो हमारी विचारधारा है उसको संवारे रखना। लेकिन जिस तरह सत्ता के लोभ में आकर अपने आप को, अपने विचारों को, बाला साहब के विचारों को दरकिनार करते हुए केवल और केवल सुख कैसे सत्ता का पाए, इसके लिए अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की काम करी है तो जनता ने तो देखा है ना। शिवसेना का मतलब क्या था? शिवसेना का मतलब था कि मुंबईकर के हित के लिए लड़ाई लड़ना, महाराष्ट्र के लिए लड़ाई लड़ना, देश हित के लिए काम करना, और उस नीतियों को दरकिनार किया केवल इसलिए ताकि मातोश्री को मुख्यमंत्री मिल जाए। बाला साहब ने तो सदैव सत्ता को ठुकराया था। उन्होंने कहा था कि हम किंग मेकर के तौर पे काम करेंगे, महाराष्ट्र को उठाएंगे, मुंबई को उठाएंगे, देश को उठाएंगे। इन्होंने अपने बेटे को उठाने का काम किया, इसलिए आज जनता ने इनको बैठाने का काम किया। एक सवाल और उठ रहा है महाराष्ट्र के नतीजों के बाद से ही, वो ये उठ रहा है कि आप लोग अपने सहयोगियों को खाते जा रहे हैं। क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं, अजीत पवार आपके सहयोगी हैं महाराष्ट्र में, आपकी सरकार में शामिल हैं, लेकिन उनको आपने नगर निगम में उनकी पार्टी का सफाया कर दिया। सर, क्षेत्रीय पार्टी को खाना किसे कहते हैं मैं बताता हूं। एकनाथ शिंदे जी का जो संख्या था, जिनको वहां पे हम लोग आमदार बोलते हैं महाराष्ट्र के लैंग्वेज में, उनकी संख्या हमारे से कम थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और वो मना कर रहे थे, फिर भी हमने बनाया। उसके बाद नीतीश बाबू को हमने पहले मुख्यमंत्री बनाया। कई जगह हम छोटे पार्टी को सम्मान देने का काम किया, और कोई भी छोटा पार्टी सीटों के अनुसार छोटा बड़ा नहीं होता, नीतियों से छोटा बड़ा होता है। और हमारे लिए कोई पार्टी का संख्या अगर छोटा है तो वो छोटा हम उसे नहीं मानते, सीट में छोटे हो सकते हैं, पर जो हम 2019 में भी उद्धव की बात मान लेते, तब भी तो उनके पास 56 विधायक थे। मैं बता रहा हूं, परिस्थितियां जिस अनुरूप बनती है और जिस तरीके से रणनीति राजनीति में काम करती है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का अभिभाव होता है, उस अनुसार पार्टी भी काम करती है। और जहां तक शिंदे जी की बात हो, छोटी पार्टियों को खत्म करने की बात हो, इतिहास तो कांग्रेस का रहा है साहब। कांग्रेस झारखंड में जाती है, जेएमएम को कलंकित करके सत्ता सुख भोगने का काम करती है, मधु कोड़ा को सीएम बनाती है, लूट कर वो वहां से बदनाम उनको एक आदिवासी को कर जाती है। तो ये तो इतिहास कांग्रेस का रहा है। चाहे आप बंगाल का इतिहास निकाल लीजिए, कहीं यहाँ पे केरल में उनके कार्यकर्ता को सीपीआई और सीपीएम के द्वारा मारा जाता है, त्रिपुरा में जाके वो गठबंधन कर बैठते हैं। तो भैया ऐसा कौन रणनीति के साथ आप काम कर रहे हो? छोटी पार्टी को खा जाने का काम सदैव किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। चलिए, एक आखिरी सवाल महाराष्ट्र पर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में अभी जो वर्तमान स्वरूप है महायुति गठबंधन का, जिसमें शिंदे शामिल हैं, अजीत पवार हैं, क्या यही स्वरूप आगे भी रहने वाला है या फिर इस चुनाव परिणाम के बाद थोड़ा बहुत बदलाव होगा? क्या पवार जा सकते हैं, रहेंगे? देखिए, ये तो ना मैं बता सकता हूं ना आप बता सकते हैं। जनता ने हमें मैं जवाब दे रहा हूं, जनता ने एनडीए को बहुमत दिया है और एनडीए के जो साथ थे वो साथ हैं, और एनडीए ने जिसे चुना है वो आगे विकास का काम करेंगे। बदलाव बेशक होगा, बदलाव होने जा रहा है मुंबई के विकास के रूप में, बदलाव होने जा रहा है जो मानसून में पानी जमा देखते थे उसके रूप में, बदलाव होने जा रहा है लाडली बहना के सशक्तिकरण के रूप में, बदलाव होने जा रहा है स्टार्टअप के क्षेत्र में, बदलाव होने जा रहा है युवाओं के सशक्तिकरण में, महिलाओं के सशक्तिकरण में, और जो मुंबई का पहचान है सर्वधर्म समभाव को स्थापित करने वाला, वो बदलाव बड़े रूप में देखने को मिलेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल
अब कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं और जहाँ तक मैंने सुना है अमित शाह जी का सपना है कि पश्चिम बंगाल में कमल खिलाकर ही रहना है, तभी भारतीय जनता पार्टी अपने स्वर्णिम दौर में आ पाएगी। इस बार आपको कितनी उम्मीदें हैं? इस बार मुझे लगता है मेरी उम्मीद से बढ़कर जनता वहाँ उम्मीद कर रही है। पिछले बार हम चूक कर गए, 2-3 विधायक से लेकर 70 क्रॉस हमने किया। नॉर्थ बंगाल जिसको कहते हैं वहाँ हम लीड करते हुए आए। नॉर्थ बंगाल में मैं भी था 1-1.5 महीने, और वहाँ की परिस्थिति ये थी कि पहले पुरानी जो सीपीएम और टीएमसी रही, वहाँ पे सही तरीके से राशन भी नहीं पहुँचता था। एक ऐसे ऐसे गांव थे जो भूटान के बॉर्डर से भी लगता हो, नॉर्थ ईस्ट टचिंग वो गांव था, जहाँ पे लोग टीवी नहीं देखे थे। वैसे वैसे गांव पर जाके मोदी जी की नीतियों को जब लोगों ने समझा, तो वहाँ से आज सांसद विधायक भेजे गए, और वहां से मनोज तिग्गा हो, चाहे पहले हमने जॉन बार्ला रहे, वहां से हमारे सांसद मंत्री बनकर निकल कर आए। तो वहां की जनता को एक ऑप्शन मिला है, और वो ऑप्शन बंगाल की संस्कृति, जो एक महत्वपूर्ण संस्कृति थी, जिसने कुर्बानी बलिदान देकर देश को संवारा है, अनेक संस्कृति के रूप में पोएट हो, बलिदानी हो, लड़ाकू हो, नेता हो, अनेक रूप में वहां से टैलेंट निकलता है। उस बंगाल को क्या परिचय दिया गया ममता जी के द्वारा? केवल केवल खूनी खेल, केवल केवल तुष्टीकरण, केवल केवल क्लब कल्चर बोले तो अपने कार्यकर्ताओं को क्लब खोलकर देना, उनको मंथली पैसा देना और रोजगार से दूर रखना। ये बड़ा पैमाने पे बंगाल में चलता है, और बगल में अब तो उनके छोटे भाई का साथ झारखंड में मिल रहा है। साइबर क्राइम वहां करो, बंगाल में जाके ऐश करो। तो इस तरह की जो जुगलबंदी चल रही है उसको जनता समझ चुकी है। तो जनता को भरोसा है कि बंगाल में कमल खिलेगा, और जो कीचड़ उन्होंने फैलाया है उसमें कमल खिला के सुशोभित करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। लेकिन ऋषभ जी, 2021 में जब आखिरी बार चुनाव हुआ था, जैसा कि आपने बताया कि बीजेपी की संख्या 10 से कम थी और वो 70 के पार हो गई। लेकिन 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ, उस दौरान बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी बन जाए लोकसभा सांसदों के हिसाब से। प्रशांत किशोर ने तक दावा कर दिया था कि बीजेपी वहां पर बड़ी पार्टी बन सकती है, लेकिन नतीजे तो वैसे नहीं रहे। आपके शायद 12 सांसद चुनकर आए थे पश्चिम बंगाल से, और ममता बनर्जी के ज्यादा सांसद चुनकर आए। और तो ऐसा नतीजा क्या विधानसभा में नहीं आ सकता? देखिए, नतीजा तो ये भी आ सकता है कि 70 थे और हम 200 क्रॉस कर जाए। नतीजा तो ये भी आ सकता है। पिछले बार बेशक लोकसभा में हम अच्छा परफॉर्म किए थे, इस बार उस परसेंटेज पे हमारी सीट्स कुछ कम रही लोकसभा में, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ओर एक आशावादी निगाहों से देखना बंद कर दिया है। दिक्कत क्या थी लोकसभा में? कुछ लोग भ्रमित करने का एक पिटारा लेकर निकले थे कि भाजपा अगर 400 पार ले आएगी तो संविधान बदल देगी, भाजपा अगर इतने सीट ले आएगी तो आरक्षण खा जाएगी, भाजपा अगर मजबूत से आ जाएगी तो आपका हक छीन लेगी। आज मैं पूछना चाहता हूं वैसे बहरूपिये से जो प्रचार करते फिर रहे थे, भैया हम 240 पार पूर्ण जब लेकर आए तो ये कह रहे थे कि भाई बैसाखी की सरकार है, मलाई जो मंत्रालय है वो गठबंधन में जाएगा। सब गठबंधन ने कहा कि मंत्रालय का लोभ नहीं है साहब, विकास का लोभ है, विकास अगर एनडीए करेगा हम उसके साथ है। आज हम पूर्ण बहुमत के साथ, एनडीए के पूर्ण बहुमत के साथ है, कौन सा हक खा रहे हैं, कौन सा आरक्षण खा रहे हैं? जहां पे पूर्ण बहुमत से हमारी स्टेट में गवर्नमेंट है, किसका हक छीन लिया हमने, किसका आरक्षण खत्म कर दिया हमने? तो जनता इस बहकावे को समझ गई, जिसका परिणाम स्वरूप बाय इलेक्शन यूपी में मिला, जिसका परिणाम स्वरूप आपका हरियाणा और महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन में मिला। और ये देखने का विषय यह है कि बंगाल में अगर आप परसेंटेज के वाइज देखेंगे, इंटैक्ट वोट की बात देखेंगे, तो आने वाले समय में आपको दिखेगा कि हम पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाएंगे। और ये जो खूनी खेल का जो खेला हो रहा था ना, इस बार खेला ममता जी के साथ होगा। आपने प्रतिशत की बात कही है। धार्मिक जनसंख्या जो पश्चिम बंगाल की है, वहां पर मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, 30% से ज्यादा, बहुत सारे लोग दावा ऐसा करते हैं। और उसी आधार पर कहा जाता है कि आपके लिए वहां जीत जो है वो मुश्किल नजर आती है, क्योंकि आपकी सारी लड़ाई 70-65% वोटों के बीच में ही है, क्योंकि वो 30 जो है वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे। और एमएम कार्ड की बात होती है, एक तो मुस्लिम की हमने बात कर ली, इसके साथ ही महिला कार्ड भी होता है। देश की गिनी चुनी मुख्यमंत्रियों में से हैं ममता बनर्जी, जो महिला हैं और पिछले 15 सालों से राज कर रहे हैं। आप इस एमएम कार्ड का तोड़ कैसे निकालेंगे? देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है, बेशक ममता दीदी महिला है, नाम में ममता है, लेकिन काम में ममता नहीं, क्रूरता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि जब उन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मारा जाता है, जब उस एक छोटे से बच्चे को, जो 8 साल का बच्चा है, उसके माता पिता को इसलिए मारा गया क्योंकि पंचायत इलेक्शन में उसने भाजपा समर्पित लोगों को समर्थन दिया, तो ऐसी महिलाओं का ना होना देश में बेहतर है सत्ता के रूप में।
वो स्वस्थ रहें, उनके स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं, वो दीर्घायु हो उसकी कामना करता हूं, लेकिन राजनीतिक सफर की मैं कतई कामना नहीं कर सकता, क्योंकि महिलाओं का सबसे ज्यादा हक छीना है तो ममता बनर्जी ने छीना है। एक पहले कहावत था, लालू जी भी बड़ा कहते थे गाना, लागल लागल झलनिया में धक्का बलम कलकत्ता चली। इसका मतलब होता था कि भैया यहाँ रोजगार नहीं है, चलो कलकत्ता से सैया रोजगार करके लाएंगे। आज स्थिति परिस्थिति यह है कि कोलकाता में रोजगार नहीं है, वहां से प्लास्टिक फैक्ट्री मूव कर रही है, वहां से स्टार्टअप मूव कर रहे हैं लोग। एक समय हब होता था सर, हम लोग झारखंड के बिल्कुल, रहने मैं आपसे वाले हैं, सहमत हूं। झारखंड के रहने वाले हैं। हर एक माल 7.5 रुपया करके चलता था, हर एक माल 5 रुपया चलता था, टोकरी में लेके आते थे और ये बोले इतना सस्ता कहां चला, तो भैया बंगाल बगल में था, फैक्ट्री था। आज उस फैक्ट्री पे ताला लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप जस्ट यूनियनबाजी करते हैं, आप वहां पे वसूली करते हैं। अभिषेक बनर्जी ना केवल एक सांसद केवल देखने के लिए फुल टू फुल वसूली मैन है वो, उनके जो गुर्गे वगैरह घूमते रहते हैं, चाहे रानीगंज हो, दानकुनी हो, सलानपुर हो, कोयला का सिंडिकेट चलाते हैं। और सिंडिकेट पे जब सवाल होता है तो कहते हैं राजनीतिक ईडी एक्शन ले रहा है। तो भैया इन चीजों को जनता देख रही है और वो महसूस कर रही है, त्रस्त है वहां पे। जब एक इलेक्शन हुआ सर, तो इलेक्शन के बाद वहां पे कहीं आपने सुना है कि एक पंचायत इलेक्शन के बाद बड़ी संख्या में लोग जो प्रतिनिधि चुनकर आए उनको दूसरे राज्य में पनाह लेना हो? वो भाग भाग के आ रहे थे दूसरे राज्य में, क्योंकि उनके पूरे पूरे परिवार को मारा जा रहा था। तो ऐसा कौन सा राजतंत्र आप चला रहे हो या खून तंत्र चला रहे हो? ये तो जनता समझ रही है ना। इसी पर एक और सवाल है पश्चिम बंगाल पर ही। पश्चिम बंगाल में जो बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफिक चेंज जो हो रहे हैं, उसको लेकर भी भाजपा बहुत बात करती है कि बांग्लादेशी लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। अभी पीएम मोदी भी कह रहे थे कि मात्र 10,000 रुपये में नागरिकता मिल जाती है, आधार कार्ड बन जाता है, बाकी और भी जो कार्ड बनते हैं वो सब बन जाते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार है वो कहती है कि सीमाओं की सुरक्षा तो भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर है, गृह मंत्रालय संभालता है, बीएसएफ उसके अंदर में आता है। तो ये इसमें गलती किसकी है अगर घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं तो? देखिए, इसको बड़ा टेक्निकली समझने की आवश्यकता है। देश का बॉर्डर, खासकर अगर बांग्लादेश हम कहेंगे तो त्रिपुरा, जब आप त्रिपुरा अगरतला लैंड करते हैं तो आपकी कुछ देर तक हवाई यात्रा बांग्लादेश बॉर्डर से बिल्कुल क्रॉस करके जाती है। जब आप देखेंगे, जब आप जाएंगे अगरतला, तो अगरतला हो, नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन हो और बंगाल हो, फेंसिंग होने देने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। जहां पे जो लोकल लोगों के साथ मिलकर विरोधाभास करना, फेंसिंग होने नहीं देना, लगभग 80% फेंसिंग हो चुका है, हमारे गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है। और मैं आपकी बातों से सहमत हूं कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है, लेकिन लोग, आपको पता होगा 60 से 70 किलोमीटर जो है स्टेट पुलिस जुडिक्शन का भी महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर मैं आपके स्टूडियो में आया, नीचे मुझे एक गार्ड ने बोला कहाँ जा रहे हो आप? मैं बोला कि मैं बस ऊपर जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है, ठीक है। उस गार्ड ने बोला अच्छा ठीक है, जो बिना कुछ आईडी चेक किए मुझे जाने दिया। उससे पहले एक और गार्ड था, ठीक है, उधर दरवाजा आपका वो दीवार टूटा हुआ है, कोई घुस के इस गार्ड के मोनोपोली से ऊपर आ जाए, उसके बाद वहां के लोकल नेता पार्षद उस पर मोहर लगा के आधार कार्ड बनवा दे, तो भैया जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जो जिम्मेदारी हम तो कर रहे हैं, लेकिन देखने का विषय है कि जो डेटा, जो आंकड़े निकले थे 2011, 2012, 2013, 2014, उसमें कितने लोगों के वोटर आई कार्ड बने? और जब हमारी सरकार आई उसके बाद जब हम उस पे सीए, एनआरसी की भी बात करते हैं, विजिलेंस कमेटी बैठाने की भी बात करते हैं, तो भैया कौन सीना पीटने लग जाता है? आप एक बार होने तो दो जांच। एक हमारे अब्दुल्ला जी निकले, उन्होंने कहा कि भैया हमको इन्होंने 15,000 रुपए लेके बना दिया था यहाँ के पार्षद ने, आज से 15 साल पहले। तो ऐसे लोगों का जब वोटर आई कार्ड बना रहेगा तो करेक्शन करने समय में तो समय लगेगा ना, तो वो समय आने दीजिए। घुसपैठिया एक नहीं बचने वाला, जिसको घुसपैठियों का प्रेम है उसका प्रेम का भी ब्रेकअप होने वाला है। तैयार हो जाए, बोरिया बिस्तर बांध लें। पश्चिम बंगाल को लेकर एक आखिरी सवाल ऋषभ जी, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? भूपेंद्र यादव शायद प्रभारी हैं चुनाव के वहां पर, और लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का प्रादेशिक नेतृत्व है उसके बारे में कहा जाता है कि वो उधार का है, बाकी दलों से आए नेताओं को आपने बिठा दिया। शुवेंदु अधिकारी जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो टीएमसी में बहुत लंबे समय तक रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे नेताओं को गिनाया जाता है। तो उनके दम पर आप ममता को कैसे हरा पाएंगे? देखिए, राजनीति परिस्थितियों का भी बड़ा खेल होता है सर, और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्पित कार्यकर्ता हैं बंगाल के अंदर, सब अच्छे अच्छे सम्मान के साथ वहाँ दायित्व पे हैं। शुवेंदु अधिकारी एक लड़ाकू नेता रहे वहाँ पे। जब ममता जी के द्वारा उनको यूज किया गया
और उनको जब ये समझ में आया कि जब उनके फेस वैल्यू को केवल एक टीएमसी के यूज एंड थ्रो मटेरियल के रूप में देखा जा रहा है, तो वो हमारे पार्टी से जुड़े और जन सेवा भाव से जुड़े, और जब से वो जुड़े हैं केवल केवल बंगाल हित की बात कर रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा समय होता होगा कि बंगाल से बाहर निकलते होंगे वो। तो जब ऐसा नेता अपने आप को पुरानी चीजों को छोड़कर समर्पित होकर देश भाव, राज उन्नति के भाव से, अंत्योदय मूल मंत्र से जुड़ता है, तो मुझे लगता है इसमें जुड़ने से कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात मैं आपको स्पष्ट करता हूं, किसी घर में अगर कचरा फैलते जाए और वहां के लोग अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहें और अच्छे लोगों से जुड़ना चाहें, तो क्या अवसर नहीं देना चाहिए? क्या उन्हें नहीं स्वीकारना चाहिए या उनको उस कचरे में रहने देना चाहिए? आखिर है तो वो हमारे नागरिक। लेकिन कहने का विषय यह है कि हम तोड़ नहीं रहे, लोग जुड़ रहे हैं, और लोग जब जुड़ते हैं तो स्पष्ट नीतियों से जुड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो वॉशिंग मशीन कहा जाता है, साहब मैं आपका ही वर्ड यूज कर लेता हूं कि वॉशिंग मशीन में हम पाउडर डालते हैं, उस पाउडर का नाम है नीति और नेतृत्व। नीति स्पष्ट होना होगा कि आपको राष्ट्रवाद की नीतियों से चलना होगा, नेतृत्व स्पष्ट रखना होगा कि अंत्योदय मूल मंत्र से नेतृत्व को चलाना होगा। तो इन नीतियों से आके भैया हम वॉशिंग मशीन में पाउडर डालते हैं, जिसको साफ होना है वो साफ हो रहा है, कोई शक नहीं है इसमें। ऋषभ जी, मेरा जो सवाल था कि पश्चिम बंगाल में आपकी तैयारी कैसे चल रही है, वो सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि अभी जब बिहार में चुनाव संपन्न हुआ था और नतीजे आए थे, उसके बाद आपकी चुनाव लड़ने के तरीकों को लेकर बहुत ज्यादा बात हुई थी। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कहा, स्वतंत्र देव सिंह जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान समय मंत्री हैं, बहुत दिनों तक डेरा डाले हुए थे, एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह घर घर जाकर वोट मांग रहे थे। ऐसे बहुत सारे नेता थे जो बिहार में डेरा डाले हुए थे, वो बिहार के नहीं थे और राज्यों के थे। क्या ऐसा अभी फिलहाल आप पश्चिम बंगाल में भी कर रहे हैं? मैं आपको बताता हूं, लोग को लगता है कि चुनाव आज आ गया और 1 महीने में हम तैयारी करेंगे और चुनाव में उतर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 7 दिन काम करने वाली पार्टी है, और जब कहीं चुनाव रहता है हम 1 साल पहले से वहाँ फुल एक्टिव मोड में रहते हैं। और हमारे पूर्णकालिक कार्यकर्ता हों, जो विस्तारक हों, और हमारे समय दर समय जाने वाले प्रभारी, बूथ स्तर से लेके पन्ना प्रमुख से लेके विधानसभा वाइज से लेके, हम हर लेवल पे एक डेकोरम मेंटेन करते हैं। आज भी यूपी के कई नेता वहाँ पे प्रवासी के तौर पे प्रवास किए हुए हैं और एक एक विधानसभा की नीति रणनीति बना रहे हैं। तो जब हमारे बैकड्रॉप पे इतना हार्डवर्क चलता है, उस हार्डवर्क के नतीजे जब निकल कर आते हैं, तब समझ में आता है कि ये पार्टी कहां से निकल कर आई है। लेकिन लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई। भैया धनतंत्र है, षड्यंत्र है। भैया ना तो धनतंत्र है ना षड्यंत्र है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कार्य करने का ये मेहनत है जिसपे भारतीय जनता पार्टी निकल के कार्य करती है। और मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, आज चुनाव होने में 3-4 महीने हैं, पिछले 6 महीने से पार्टी वहां हार्डकोर वर्किंग स्टाइल में है। जो पार्टी अपनी टिकट तक नहीं बांट पाती, कुछ लोग चुनाव के नॉमिनेशन से 1 दिन पहले तक, वहां हम पूरा तैयारी करके बैठते हैं। ये हमारी सफलता के पीछे का रीजन है, जनता का विश्वास, कार्यकर्ताओं का कर्मठ मेहनत। आप अपना निजी अनुभव भी बता रहे थे पिछले चुनाव का कि आपने 1.5 महीने प्रवास किया था पश्चिम बंगाल किसी इलाके में, जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं बता रहा हूँ, मैं बनारी हाट, सिलीगुड़ी का एरिया, उसके बाद आपका नॉर्थ बंगाल अलीपुरद्वार, उन इलाकों में गया। और वह भी मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि जब मैं चलता था और सड़कें जब देखता था कि ये लग रहा है अभी बनी है, बोलता सर अभी जब हमारे सांसद लोकसभा पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के, चाहे राजू बिष्टा हो, चाहे उस समय जॉन बारला थे, चाहे और भी हमारे मनोज तिग्गा विधायक हो, तो अब जाकर बन रही है जो पहले बन जानी चाहिए थी। और आप विश्वास नहीं करेंगे, टटिया में लोग रहते थे वहाँ, और टटिया में अभी रहना मीन्स आज के डेट में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की उदासीनता को भी दर्शाता है। और जब ये शौचालय योजना निकला तब जाके मैं देखता हूं कि वहां शौचालय बना हुआ है, वरना चाय बागान एक बहुत बड़ा वहां इकोनॉमिक रिफॉर्म का जगह था। और उस चाय बागान में पता है आपको काम कहाँ के लोग कर रहे थे? झारखंड के, बिहार के, यूपी के, यहाँ के लोग जाके वहां काम कर रहे थे और उनकी स्थिति परिस्थिति के लड़ने वाला कोई नहीं था। जब हमारे जनप्रतिनिधि वहां लड़े तो उनके लिए बकायदा कमेटी बनी, सरकार को मजबूर होना पड़ा। अब सरकार भी वहां जाके उनकी राजनीति करती है। कहने का विषय यह है कि जो अनुभव मैं वहां से देखा बस वो ये था कि बंगाल जो केवल कलकत्ता और बड़े शहरों तक दिखता है, अंदर आप जितना जाएंगे उस बंगाल में दर्द उतना दिखता है जो इन पुरानी सरकारों ने दिया है। ऋषभ जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की उस चुनावी मशीनरी के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। ये दिल्ली से ही डिसाइड होता है, 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जो आपका राष्ट्रीय मुख्यालय है, कि 6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर इन इलाकों में टीमें जाएंगी, उन टीमों को कैसे बनाया जाता होगा, क्योंकि आप भी भेजे गए थे जैसा कि आपने बताया। मैं बताता हूं आपको, हमारे यहाँ एक लेयर वाइज सिस्टम है जहां पे मंडल, जिला, प्रदेश, राष्ट्र, मोर्चा, मोर्चों के अंदर संगठन,
तो इस रूप से चीज़ें तैयार होती हैं। अगर किसी प्रदेश में दूसरे को भेजना होता है तो जिले से नाम मांगा जाता है, जिले वाले मंडल से नाम मांगते हैं, वो नाम सूची जाती है प्रदेश में, प्रदेश वाले उन केंद्र भेजते हैं, केंद्र प्रभारी को भेजते हैं, संगठन प्रभारी पे जाता है, चुनाव प्रभारी पे जाता है, मोर्चे हमारे यहाँ 7 हैं, उस मोर्चों के द्वारा प्रभारी लगाया जाता है। तो इतने लेयर पे जब काम होते हैं तो काम होते होते निकल कर आता है कि भैया 2 सीट वाली भाजपा आज पूर्ण बहुमत की भाजपा बनी है। तो ये ऐसे तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा कई ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम भाजपा के से जुड़ते हैं। कई ऐसे प्लेटफॉर्म हमने भी तैयार किए हैं कि देश सेवा के लिए आप काम करना चाहते हो तो आइए, जुड़िए, काम कीजिए, फिर अपने रोजगार में जाइए। तो वैसे लोग भी समर्थन करते हैं, चाहे अब तो सोशल मीडिया का भी जमाना है, सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से। अब भारतीय जनता पार्टी के पीढ़ीगत बदलाव पर आते हैं। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, जो कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनी जाएंगे, जिसकी ज़्यादा संभावना है। ये चुनाव कैसे हुआ, और ये जो गुप्त फैसले होते हैं बीजेपी में कि टॉप में जो 2-3 होते हैं उनको ही जानकारी होती है, बाकी किसी को भनक तक नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। आप लोग बीजेपी से जुड़े हैं, आप सबको कुछ अंदाजा था कि कौन बनने जा रहा है? देखिए, जो स्टेट्समैन लीडरशिप होता है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन की सोचता है। अपकमिंग के इलेक्शन की तो हर कोई राजनीतिक दल सोचता है, लेकिन जो स्टेट्समैन की जिसकी हम बात करते हैं वो अपकमिंग जनरेशन की सोचता है कि आने वाले जनरेशन को हम देश को किस रूप की राजनीति देना चाहते हैं। और जहां तक हमें और आपको हर किसी को ये शॉकिंग लगता है, लेकिन हमारे यहाँ संगठन पर पिछले 1 साल से चल रहा था। हमारे यहाँ पहले मंडल अध्यक्ष का चुनाव हुआ, जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, राष्ट्र परिषद की काउंसिल का चुनाव हुआ, फिर जाके अब राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होगा। कार्यकारी अध्यक्ष आप किसी को भी बना सकते हैं, वो राष्ट्र अध्यक्ष के दायरे के अंदर आता है, वो अपने वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया। लेकिन जो राष्ट्र अध्यक्ष बनते हैं पूरे एक सिनेरियो संगठन पर्व की संरचना से निकल कर आके बनते हैं। और नितिन नवीन के साथ तो मैंने भी काम किया, मुझे सौभाग्य मिला है कि जब वो राष्ट्र महामंत्री थे उस समय मैं युवा मोर्चा स्टडी सर्किल का कोर कमेटी सदस्य था। 2016 में आपके यूपी में राष्ट्र अधिवेशन हुआ था मथुरा में, मैं उनके साथ काम किया, उससे पहले भी काम किया। और खूबसूरती ये देखिए कि आज उसी युवा मोर्चा की टीम का कोई गोवा का सीएम है, कोई उसी युवा मोर्चा की टीम का अब राष्ट्र अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, कोई उसी युवा मोर्चा की टीम का गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी हैं। ये सारे अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में हमने काम किया था। और वैसे वृक्ष के अंदर लोग तपते हैं और तप के निकलकर भारतीय जनता पार्टी में कोई बड़ी बात नहीं है सर। आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूं, कल दिन मैं भी राष्ट्र अध्यक्ष बन सकता हूं, यह संभव है भारतीय जनता पार्टी में। और इसलिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंट है क्योंकि नितिन नवीन जी एक जीता जाता एग्जाम्पल। लेकिन इसके उलट में जो लोग कहते हैं, विपक्ष जो आरोप लगाता है कि बीजेपी का वर्तमान जो नेतृत्व है वो चुनता ही ऐसे लोगों को है जो उनके फैसलों पर उंगली ना उठा सकें, जो उनके आदेशों का अक्षरशः पालन करवाएं। जैसे नितिन नवीन का कद अचानक बड़ा हुआ है। वो बिहार सरकार में एक मंत्री थे, एक विधायक थे, उनकी कुल जमा हैसियत उतनी ही थी, लेकिन अब वो राष्ट्रीय स्तर पर आ गए हैं और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो उनसे कहेंगे वो उनके फैसलों का ही पालन करवाएंगे। ये देखिए, मीडिया को टीआरपी के लिए सब चीज सूट करता होगा साहब, लेकिन मैं आपको बताता हूं, जब आप नितिन नवीन जी पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बन के कार्यालय आ रहे थे तो आपने एक विजुअल देखा होगा। माननीय गृह मंत्री जी और हमारे पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी वहां पे खड़े थे, उनका इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे लिए जो अध्यक्ष प्रणाली होता है वो हमारे लिए संगठन का सबसे सर्वप्रिय प्रणाली है। और सरकार के चाहे मंत्री हो चाहे वो सीएम हो, वो उनके अनुसार हम वो पहले नेतृत्व में आते हैं। अगर कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका वो स्वागत करते हैं। वो दिखा कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता के तरह खड़े होकर गृह मंत्री अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है भैया कि यहाँ पे कोई रिमोट से नहीं चलने वाला। दिक्कत क्या है, इतिहास में कुछ पार्टियों का रहा है कि जब सरकार में प्रधानमंत्री बना दो, ऊपर से चेयरपर्सन हम बन जाएं, ऊपर से डिसाइड हम करें, डेलीगेशन बाहर से आए, मीटिंग सोनिया जी करें, मनमोहन सिंह जी बैठकर देखें। तो भैया उनकी सोच वही है, हमारी सोच नेतृत्व देने की है, उनकी सोच परिवार बढ़ाने की है। तो वो परिवार को बढ़ाएं, हमने जनता को और कार्यकर्ता को बढ़ाने का काम किया। लेकिन ऋषभ जी, जब ये नाम चल रहे थे, अनुमान लगाए जा रहे थे सियासी गलियारों में कि ये नेता बन सकते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ये नेता बन सकते हैं, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम लिया जा रहा था। उनके बारे में कहा जा रहा था कि लंबा कार्यकाल उनका मुख्यमंत्री के तौर पर रहा है, संगठन के तौर पर रहा है, वो उनको दोनों चलाने का अनुभव है, सरकार और संगठन, वो बन सकते हैं। भूपेन्द्र यादव का नाम आया, लेकिन किसी को उम्मीद नहीं थी, सब उम्मीद जो लगा रहे थे कि वो उस कद वाला नेता बनेगा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि किसी राज्य स्तर का नेता को भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। देखिए, राजनीति में शॉक देना और पॉजिटिव शॉकिंग देना, ये भारतीय जनता पार्टी दर समय दर करते आ रही है। किसी को नहीं पता था कि चाय बेचने वाला का बेटा चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री बन जाएगा।
किसी को नहीं पता था, ये कांग्रेस को तो और नहीं पता था, वो कहते प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। उनको तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लगता था कि 370 हट जाएगा। उनको प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लगता था कि देश की आज़ादी के इतने बाद भी शौचालय देने की चिंता करनी चाहिए। उनको तो प्रैक्टिकल पॉसिबल ये भी नहीं लगता था कि 7 किलोमीटर से 34 किलोमीटर हाईवे बनना शुरू हो जाएगा। कहाँ से लगेगा सर? नीति रणनीति होनी चाहिए। चिदम्बरम जी सदन में खड़ा होकर कहते हैं कि भैया सब्जी लेने जाएंगे तो कहाँ से वाईफाई वो सब्जी वाली पाएगी, कहाँ से क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेंगे, कहाँ से पेमेंट करेंगे। आज मोदी जी की दूरदर्शी सोच ने दर्शाया कि अगर हम सब्जी लेने भी जा रहे हैं, अरे गुपचुप जो फुचका गोलगप्पे हम खाते हैं उसको भी अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो आज हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो ये एक विजन होता है, और जब लीडरशिप विद विजन चलता है तो मिशन के तहत हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जिनको नहीं लगता है प्रैक्टिकल पॉसिबल, वो इसी ख्याल में जीते रहें। भारत आज एक मजबूत भारत बनने जा रहा है, युवाओं का भारत बनने जा रहा है, सशक्त भारत बनने जा रहा है। पीढ़ीगत बदलाव से ही जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जैसे नितिन नवीन को भूमिका मिली, क्या हम आने वाले दिनों में मानकर चलेंगे बहुत सारे और युवा नेता हैं, उन्हें बड़ी भूमिका दी जा सकती है? जैसे मैं आपको एक दो नाम गिना भी देता हूँ। आपने युवा मोर्चा की बात की, युवा मोर्चा के समय के जो अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या, जो बेंगलुरु से सांसद भी हैं, उनको क्या बड़ी भूमिका दी जा सकती है, या कोई और नाम जो आप बता सके? देखिए, भूमिका देने की जहाँ तक बात है, बेशक युवाओं को भूमिका मिलेगी। अब कौन उस भूमिका में क्या नाम रहेगा वो तो राष्ट्राध्यक्ष जी बताएंगे, लेकिन हाँ, युवाओं नितिन नवीन को देखकर एक एक कार्यकर्ता आज उत्साहित है, और उत्साहित इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि वो भी एक दिन नितिन नवीन हो सकता है, और वो बिल्कुल हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे एक पार्टी में एक परिवार का कोई रिपीटेटेड सदस्य नहीं रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतिहास निकाल लीजिए कांग्रेस का, अगर आप देखेंगे तो सोनिया गांधी जी का 24 साल तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रही थी, 24-25 साल तक अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ। एक बच्चा जो जन्म लिया होगा वो विधायक बनने के लायक हो गया, तब तक एक ही परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। तो भैया, अपने पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, बाहर चिल्लाते हैं लोकतंत्र खतरे में। इसकी तारीफ भी करते हैं बहुत सारे लोग, विपक्ष के भी, कि भारतीय जनता पार्टी में इतना ज़्यादा सांगठनिक अनुशासन है कि एक प्रदेश के नेता को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, और उनका स्वागत करने के लिए बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के नेता खड़े थे मुख्यालय के सामने। और ये तारीफ योग्य बातें भी हैं, लेकिन उसके विरोध में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, जिसके बारे में आपने जवाब भी दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी को लेकर ही अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर इस वक्त जो कहा जा रहा है पिछले कई महीनों से, सालों से, वो ये है कि आप विस्तार कर रहे हैं। आप ओडिशा में सरकार बना चुके हैं, जहां पहले आपको नवीन बाबू की जरूरत पड़ती थी, बाद में वो भी आपसे अलग हो गए थे। आप पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप बिल्कुल बहुमत के करीब पहुंच चुके हैं। आपके पास 132-133 करीब विधायक हैं, 145 का बहुमत होता है वहां पर। 2 बार यूपी में सरकार बना चुके हैं। बिहार में भी आपकी संख्या सबसे ज्यादा है इस वक्त। लेकिन इस विस्तार के चक्कर में आप बहुत सारे ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराते जा रहे हैं, जिनका ना तो वो स्वयंसेवक थे पहले से, ना वो युवा मोर्चा में जुड़े हुए थे, मतलब वो बीजेपी के बने हुए नेता नहीं थे। मैं गिना सकता हूं बहुत सारे ऐसे नाम जो बीजेपी में रहे, सत्ता का सुख भी भोगा, बाद में बागी हुई तो बीजेपी पर करारा हमला भी बोला। मैं यूपी से आता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम ले लीजिए। योगी के पहले कार्यकाल में मंत्री थे वो, बाद में वो गए तो कटु आलोचक बन गए। ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी विचारधारा से समझौते कर रही है अपनी? देखिए, विचारधारा से समझौता तो मैं इसे नहीं कहूंगा। दूसरी बात, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, अच्छा खाना हर किसी को हजम नहीं होता है, और जब किसी को जंक फूड खाने की आदत हो, उसे जब आप स्वास्थ्य खाना खिलाएंगे, अच्छा खाना खिलाएंगे, तो हजम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी में वही टिका रह सकता है जिसके दिल में देश प्रथम हो, पार्टी द्वितीय हो, और सेल्फ सबसे लास्ट में हो। अगर कोई पार्टी से छोड़कर हमारी पार्टी में आ रहा है, और उस जगह से खासकर आ रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी पहले नहीं जीत पाई है कहीं, और वैसा नेतृत्व जो वहां पे दूसरी पार्टी में था, और वहां के वो कचरे से निकलकर एक स्वच्छ वातावरण में आना चाहता है, तो मुझे लगता है राजनीति में स्वागत होना चाहिए उन लोगों का, उन्हें भी अवसर देना चाहिए। लेकिन एट ए टाइम सेम वो वही टिक पाएगा भारतीय जनता पार्टी में जो एक डिसिप्लिन कार्यकर्ता के तौर पर रहेगा। कई लोग आए, कई लोग चले गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में इस कदर रम गए कि लगता नहीं हमारे थे नहीं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर अच्छाई थी, जगह गलत था, प्लेटफॉर्म गलत था। और मेरा ये मानना है वैभव जी, कोई पार्टी गलत नहीं होती। कोई, हम कहते हैं इस घर का संस्कार खराब है, घर का संस्कार खराब नहीं होता। घर तो ईंट और आपके बालू और सीमेंट से बनता है, वहाँ के लोग उसके संस्कार को अच्छा बुरा बताते हैं। आज वन इंडिया की हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, बहुत मेहनती लोगों के द्वारा बनाया गया प्लेटफॉर्म है। लेकिन अगर यही प्लेटफॉर्म की खूबसूरती निकल रही है तो वन लिखने से तो नहीं निकल रही है। आप जैसे एंकर, हमारे कैमरामैन भाई जैसे मेहनती लोग, इन लोगों ने मिलकर इसको रचा है, सींचा है। तो कहने का विषय यह है कि बीजेपी इक्वल टू अच्छा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की संरचना भाव इतनी अच्छी है कि भाजपा की खूबसूरती को दर्शाता है। मैंने जो सवाल किया था ऋषभ जी,
वो सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए, उसके बाद पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा उठे थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बहुत सारे ऐसे नेताओं को टिकट दिया था, तो दूसरी पार्टियों से आए थे, वो जीत भी नहीं पाए और आपकी संख्या 240 पर अटक भी गई थी। उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हुए। और बाद में जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ, उसके बाद भी बात ये उठी थी कि धनखड़ पहले बीजेपी के तो थे नहीं, शुरुआत से वो अलग अलग पार्टियों से वास्ता रखते हुए फिर बीजेपी में आए थे और फिर बाद में उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी थे वो। फिर जब धनखड़ का इस्तीफा हुआ तो आपने सीपी राधाकृष्णन को बनाया। उसके बाद कहा गया कि अब बीजेपी ने यह ठान लिया है कि उसे ही बड़ा पद देंगे जो शुरू से ही बीजेपी आरएसएस में रहा हो। तो क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था पार्टी के स्तर पर? देखिए, धनखड़ जी ने स्पष्ट कहा, ट्वीट किया, और जिस दिन वो ट्वीट किया, संजोग से मैं उनके घर के सामने पेट्रोल पंप पे वहाँ तेल भरवा रहा था अपनी गाड़ी में, क्योंकि मैं नॉर्थ एवेन्यू में भी अपना सांसदी का एक आवास है, वहाँ भी कभी रहना होता है मेरा। तो जब वो ट्वीट हुआ तो वहाँ 2-4 मीडिया वाले भी खड़े थे। बोले क्या कर दिया आप लोगों ने भाई, रातों रात हटा दिया। बोले हमने हटाया, ट्वीट में क्या लिखा है पढ़ो भाई साहब। अशोक स्तंभ के लेटर में ये लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हटा दिया, या ये लिखा है मैं अपने स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ स्वास्थ्य कारणों के कारण, डॉक्टर के सलाह पर। तो डॉक्टर के सलाह पे उन्होंने खुद को वहां से विराम दिया है। उसके बाद मीडिया में भी एक चलने लगा कि दिख नहीं रहे हैं, गायब हो गए, कहाँ शिफ्ट हो गए। अभी राष्ट्रपति भवन में लोगों को सम्मानित किया जा रहा था, वहां वो फर्स्ट रो में बैठे दिख रहे थे। तो स्वेच्छा से उन्होंने अपने आप को सर्विस से दूर किया है और वो हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति रहे हैं। हमें तो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने के दबाव में उन्होंने किया है। मीडिया को लग सकता होगा, मीडिया को तो ये भी लगता था कि राहुल गांधी, कुछ मीडिया को ये भी लगता था कि राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा अब देश को जोड़ते हुए पीएम बन जाएंगे। कुछ को ये भी लगता था कि मोदी जी की हवा अब खत्म हो गई है, सुनामी खत्म हो चुका है, रणनीति अब फेल हो रही है। लेकिन दर समय जनता ने बता दिया अभी कहीं नहीं जाने वाले साहब, 50 साल तो और यही रहेगी भाजपा। चलिए 50 साल तो और रहेगी, आपका दावा है, लेकिन जो मेरा सवाल था वो ये था कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने बताया 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आप प्रवास पर थे और भी राज्यों में जाते होंगे, मेहनत कर रहे हैं बराबर। आपकी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबकी होती हैं कि मैं भी विधायक बनूं, सांसद बनूं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है, उसके ऊपर लाकर किसी और को टिकट दे दिया जाता है जो 2 महीने पहले किसी और पार्टी में था, सिर्फ इसलिए कि उसके जीतने की ज्यादा संभावना होगी, उसके पास धन बल है, जो भी पैमाना होगा, तो कार्यकर्ताओं में तो निराशा फैलती ही है ना। देखिए, पार्टी जब टिकट देती है तो 3 लेयर सर्वे पे देती है। और आज अगर चुनाव है, कहने का विषय अगर 26 जनवरी को चुनाव है तो 4-5 महीने पहले से सर्वे की रिपोर्ट हमारे पास आ जाते हैं और जो वहाँ पे योग्य होता है पार्टी उसकी ओर देखती है। 3 से 4 जो नाम है वो कोर कमेटी पे आते हैं स्टेट के बाद वो फिर नेशनल कोर कमेटी में जाता है, नेशनल कोर कमेटी के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है, उसके बाद टिकट डिसाइड होता है। कई ऐसी जगह पे समीकरण ये होते हैं कि सेवा भाव के लिए हमें कहीं ना कहीं त्याग तपस्या देना पड़ता है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए जान नहीं जाती है कि उन्होंने त्याग किया है देश के लिए। कई कार्यकर्ताओं ने त्याग किया है कि भैया हमें पता है कि हम नहीं जीत सकते, वो जीत सकता है, आप उनको आगे बढ़ाओ। तो अगर ऐसा होता तो आज कार्यकर्ता हमसे टूटते। आज हम 12 करोड़ पार कर गए हैं, वरना 5 करोड़ पे आ जाते 12 से। तो कार्यकर्ता टूट नहीं रहे, जुड़ रहे हैं और जुड़ इसलिए रहे कि हम सही चल रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि परिस्थितिवश मजबूरी में जो उम्मीदवार वहां पर जिताऊ लगता है उसको दिया जाता है। मजबूरी में नहीं सर। अच्छा, सेवा भाव में जो निकल कर आ सके, मजबूती से जो काम कर सके और वहां की जनता की मजबूरी को जो दूर कर सके उसको टिकट देते हैं। ऋषभ जी, दूसरे दलों से आए नेताओं को लेकर बात हो रही थी, उसमें यह भी कहा जाता है कि बहुत सारे नेता इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियां पड़ी हुई होती हैं, ईडी, सीबीआई। क्या ऐसा भी होता है? देखिए, ईडी सीबीआई का सबसे ज्यादा डर अगर किसी को आज के डेट में है तो वो उन पार्टियों को, उन नेताओं को है जिन्होंने गलत कर रखा है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी पे हमेशा एक इल्ज़ाम विपक्ष के द्वारा लगाया जाता है और उस विपक्ष की बातों को कभी कभी मीडिया के माध्यम से भी कहा जाता है, जिसको सम्मानपूर्वक हम सुनते भी हैं कि भैया ईडी का डर दिखा के आप नेताओं को पार्टी में लेते हैं। तो हमने कहीं ईडी जब जाती है तो मुझे एक बात बताइए, नड्डा जी के लेटर पैड पे कमल फूल के सिंबल पे जाती है या अशोक स्तंभ की नीतियों से जाती है? कहने का विषय यह है कि ईडी अपना काम करती है, भारतीय जनता पार्टी अपना काम करती है, सरकार अपना काम करती है। जो नेता आए हैं हमारे बीच, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी स्पष्ट कहा है, एक भी आरोप अगर साबित हो जाए या एक भी आरोप हो, पार्टी में वो 10 मिनट के लिए नहीं टिकेगा, चाहे वो अमित शाह जी क्यों ना हो, चाहे ऋषभ तिवारी क्यों ना हो। ये हमारी नीति है और रनिंग ट्रायल नहीं है। और जिस दिन कोर्ट उनको कन्विक्ट भी करता है, हमारी पार्टी उनसे पहले दूरी बनाएगी और ऐसे लोगों को कतई नहीं अपने अंदर रखने वाली है, ये स्पष्ट है।
भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ ही एक सवाल है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात से दिल्ली आते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, अमित शाह जी आते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। उस दौरान बहुत सारे ऐसे नेता थे जो 75 साल की आयु सीमा पार कर रहे थे। उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है। कहा जाता है कि ये पार्टी का मार्गदर्शन करेंगे और सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़े रहेंगे। अभी वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो 75 साल की आयु सीमा पार कर चुके हैं। क्या उन्हें भी मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाएगा? इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि अभी वो स्वस्थ हैं और बहुत ज़्यादा ही वो एक्टिव हैं। तो आपका क्या कहना है? पार्टी के अंदर क्या बातें होती हैं? देखिए, इसमें दो पहलू हैं सर। मार्गदर्शन मंडल, हम भी अपने घर में रहते हैं तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमें आशीर्वाद इस रूप से मिलता है कि अपने मिशन पे, अपने कामों पे मजबूती से चल सके। तो एक तो पहलू ये है, उसको इस रूप से ना देखा जाए कि किसी को बैठा दिया गया, किसी को रोक दिया गया, क्योंकि आडवाणी जी का स्वास्थ्य वैसा नहीं था, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी जी का स्वास्थ्य वैसा नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वेच्छा से अपने आप को राजनीति से दूर रखा, लेकिन राजनीति विचारों से दूर नहीं रखा है। अभी भी वो हमारे मार्गदर्शक हैं, अभी भी वो पार्टियों के लिए चिंता करते हैं, अभी भी दर समय कार्यकर्ता उनसे मिलते रहते हैं, उनसे बात करते रहते हैं। जहाँ तक मोदी जी का विषय है, मोदी जी एज से 75 हैं, जोश में वो अभी भी जेन जी हैं। एज से 75 है, नीतियों में अभी भी वो युवा हैं। एज से 75 है, कार्यशैली में अभी भी उनके अंदर युवा जोश है। एक भैया हमारे अंदर हाफ टी शर्ट पहन के घूमने वाला युवा है, जो कहने का युवा है। कार्यशैली उनकी इतनी है कि एक चुनाव में मेहनत कर लो तो 2 चुनाव के पहले से वो इटली और बैंकॉक का कहाँ घूमने चल जाते हैं। एक ऐसा नेता है जो सुबह दिल्ली रहता है, शाम तक वो 4 रैली निपटा लेता है, रात में वापस आके फ्लाइट में काम करता है और दिल्ली आके सुबह फिर पीएमओ में जाता है, और उनकी माँ का देहांत हो जाता है, अर्थी उठाता है, सेम डे कॉन्फ्रेंस करता है, और कॉन्फ्रेंस करने के बाद वापस जाता है, पीएमओ में बैठता है। तो एक ऐसा नेता भी है। अगर ऐसा नेता का उम्र 95 भी हो जाए तो देश खुले दिल से स्वीकारेगा। साहब, क्या बात करते हैं? बहुत ही दिलचस्प जवाब रहा आपका वैसे, कि वो भले ही 75 की उम्र सीमा पार कर चुके हैं, लेकिन वो जेन जी हैं। पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर बात हो रही थी, उनके उत्तराधिकार को लेकर भी बहुत ज़्यादा बात होती है, और कहा जाता है ऐसे दिल्ली के सियासी गलियारों में कि प्रधानमंत्री मोदी के जो संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो भी महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं वो भी हो सकते हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं। और इसी कड़ी में ये भी कहा जाता है कि योगी और अमित शाह दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा टकराव है इसको लेकर, और आए दिन छन छन की खबरें आती रहती हैं कि लखनऊ में कई सारे फैसलों पर अमित शाह दिल्ली से रोक लगा देते हैं, और दिल्ली से कई सारे फैसले लिए जाते हैं जिसको मानने से इनकार कर देते हैं योगी आदित्यनाथ लखनऊ में। मैं तो सबसे पहले वन इंडिया को ये कहूँगा कि भाजपा में संभावना मत लगाइए। आप जहाँ संभावना लगाएंगे आप वहीं रुक जाएंगे। यहाँ कौन क्या हो जाएगा कह नहीं सकते। जहाँ तक आपने छन छन की बात कही, अभी एक बड़ी योजना का उद्घाटन लखनऊ में हुआ था। आदरणीय गृह मंत्री जी गए थे, एक ही प्लेटफॉर्म पे योगी जी थे और अमित शाह जी थे, और खुले तौर पे रोजगार का भी था वो कार्यक्रम, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट कार्ड बांटने का भी था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस तरह के कार्यक्रम में दोनों साथ मिलकर आए। पार्टी मीटिंग में साथ रहते हैं, रणनीति में साथ रहते हैं। ये मीडिया को ऐसा लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि भैया कुछ छन छन बज रहा है। छन छन नहीं हुआ, डमरू बज रहा है, और डमरू विपक्ष का बजता है, और उस डमरू से जब ध्वनि निकलती है तो विकास रूपी ध्वनि होती है, जो हम लोगों विकास के रूप में निकालने का काम करते हैं। मीडिया के लिए अच्छा है, उनके लिए भी कुछ मसाला मिलते रहना चाहिए, वो मसाला लेते रहे। लेकिन हमारे पार्टी में कोई मतभेद नहीं है साहब, सब एक दूसरे का हाथ मिला के काम कर रहे हैं, तभी इतने मजबूती से देश के लिए खड़े हैं आज। चलिए, लखनऊ आ गए हैं तो यूपी के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, जहां 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। पिछले 2 बार से तो भारी बहुमत मिल रहा है आपको। 312 सीटें 2017 में, और 257 के करीब सीटें मिली थी आपको 2022 अकेले दम पर भाजपा को। इस बार क्या लग रहा है 2027 में, क्योंकि 24 में आपको यूपी में झटका लग चुका है? देखिए, 24 में लोकसभा में हमारी सीटें कम हुई, उपचुनाव में हमने विधानसभा जीता है, और आने वाला जो विधानसभा 2027 में है, प्रचंड बहुमत से, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये वीडियो तो आपके पास रहेगा ही,
प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। योगी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, जो माफिया को मिट्टी में मिलाया गया है, जिस तरीके से जो एक उठालो प्रदेश था उसको उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया गया है, उस उत्तम प्रदेश के साथ जनता जो है बड़े एक आशावादी निगाहों से देखते हुए वापस भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। और जिनको ये ख्वाब लग रहा है कि वो जो सीट ले आए लोकसभा में, उनसे जरूर आप पूछिएगा, आप तो डिबेट करते हैं, कि भैया जब आप वहां सीट लेकर आए तो जनता ने आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी जब जीत कर आती है तो आप कहते हैं हैक हो जाता है सिस्टम। तो मैं कहता हूं भाई साहब, यहाँ ईवीएम हैक नहीं होता, दिल हैक होता है। और दिल तब हैक होता है जब लोगों का विकास होता है, दिल तब हैक होता है जब माफिया को मिट्टी में मिला के जनता को इंसाफ दिया जाता है। और यहां में आपको काउंटर क्वेश्चन आपका आएगा, पहले मैं जवाब दे देता हूं। सेलेक्टिव माफिया मिट्टी में नहीं मिलते, सेलेक्टिव बुलडोजर नहीं चलता। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां अतीक अहमद के घर पे भी बुलडोजर चला, विकास दुबे के भी घर पे बुलडोजर चला है, और अनेक लोगों के घर पे जिस पे जरूरत पड़ी है सरकार को, जहां इलीगल चीज दिखा है वहां सरकार ने उन नीतियों के साथ काम करने का किया है काम। यूपी में भाजपा के अंदर अभी गुटबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें उठती हैं और हुई हैं बहुत सारी ऐसी बैठकें, कभी ब्राह्मण विधायकों की बैठकें, कभी ठाकुर विधायकों की बैठकें, और कहा जाता है कि सरकार में एकजुटता नहीं है, संगठन अलग राग अलापता है, सरकार अलग रास्ते पर चलती है। और जो अभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी, उनको लेकर भी कहा जाता है कि उनसे सीएम योगी से उतनी ज्यादा बन नहीं रही। बेशक भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, आप कहिए और इसको एकदम फ्लैश कीजिए, गुटबाजी है। विकास को लेकर अलग अलग गुट हम बनाते हैं। लोग कैसे, एक गुट किस विकास की रणनीति को करेगा, एक गुट किस विकास की रणनीति को करेगा, तो गुट में आके लोग सजेशन देते हैं, तो वो पॉजिटिव उससे गुट बना हुआ है। जिनको इसमें निगेटिव गुटबाजी दिख रही है भाई साहब, वो देखते रहें। हमारे यहाँ संगठन में अगर इतनी ही गड़बड़ी होती तो गहलोत और आपके सचिन पायलट जी वाला सीन दिख रहा है राजस्थान में, डी शिव कुमार जी और सीतारामैया का सीन दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आपको यूपी में? कहां धरना प्रदर्शन? डिप्टी नहीं, आला कमान मजबूत नहीं, जनता और कार्यकर्ता के भरोसों से पार्टी मजबूत है। और कार्यकर्ता को पता है कि अपनी तकलीफ भी अगर कुछ है तो हमें रखनी कहां है और अपनी तकलीफ को भी कैसे रिजॉल्व करना है। तो पार्टी के अंदर बहुत बड़ा परिवार है, किसी के अंदर कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन वो मनमुटाव केवल क्षणिक हो सकता है, लेकिन उसको देश हित से, राज्य हित से उठकर सत्ता सुख में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं लाता। 2024 में आपके हिसाब से क्या ऐसी गलतियां रही थी जो इस बार बीजेपी नहीं करने वाली, और जैसा कि आप कह रहे हैं 27 में भी वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है? गलतियां मैं नहीं कहूंगा, परिस्थितियां कहूंगा। परिस्थितियां ये रही होंगी कि कुछ जो भ्रम फैलाया गया आरक्षण को लेके, संविधान बचाओ को लेके, उस परिस्थितियों में हम और मजबूती से काम किए हैं चुनाव के बाद, तो अब लगता है जनता भ्रमित नहीं होने वाली। कई ऐसी जगह मैं आपको बता देता हूं, जो ट्राइबल इलाके थे वहां पे एक फॉर्म भरवाया जा रहा था, कह रहा था फॉर्म भरो, जैसे कांग्रेस के हाथ पे बटन दाबोगी तुम्हारे अकाउंट में 8,000 रुपया खटाखट पहुंचेगा। तो ये जो खटाखट का रटारट योजना चला रहे थे ना, जनता ने उनको सटासट जवाब देने का काम किया है और उनको जवाब मिलने वाला है। दो छोटे छोटे सवाल और हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बातचीत को खत्म करेंगे। पहला सवाल तो बिहार को लेकर है, क्योंकि आप बिहार से जुड़े रहे हैं, और झारखंड को लेकर भी है। बिहार में क्या आप नीतीश कुमार को पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने देंगे, या बीच में अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोई प्लानिंग है? नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे, भले ही आपके पास ज्यादा सीटें हों। हमने पहले भी दिया है, कोई नया हमारे लिए नहीं है। और सोचना तो उन पार्टी को चाहिए जो अपने परिवार नहीं संभाल पा रहे। मैंने इलेक्शन के दौरान भी ये कहा था, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी बातें उठती है। स्वास्थ्य जब वो अपने स्वेच्छा से हटेंगे तब अलग विषय है, लेकिन उन पार्टियों को भी सोचना चाहिए ना जो विपक्ष के नेता गायब हो गए। भैया महत्वपूर्ण विषय चलता है विधानसभा में गायब हो जाते हैं। तभी मैंने एक लाइन भी चुनाव के दौरान कहा था, एक बेटे का नाम तेजस्वी, दूजा बेटा तेज, घर की गाड़ी संभल रही नहीं, और कहते हैं बिहार को देंगे माइलेज, जोगीरा चारा रा। तो भैया जो चारा खा के बैठे हैं ना भ्रष्टाचारी लोग, इनको जनता समझ चुकी है। वहां पे नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, सम्राट जी उप मुख्यमंत्री है, विजय जी उप मुख्यमंत्री है, एनडीए मजबूती से काम कर रही है। लालू जी के बड़े लाल तेज प्रताप यादव आजकल विजय सिन्हा के साथ भी दिखाई देते हैं, और भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ भी दिखे हैं। क्या बीजेपी उन्हें अपनाने जा रही है? बीजेपी के लोगों से मिलते रहना, बीजेपी क्योंकि बातें उठ रही हैं। नहीं, बातें उठने दीजिए, जब वो आएंगे तब देखेंगे, पार्टी सिर्फ तो देखेगी इसका। आप लोग ऐसा करते भी रही हैं। यूपी का उदाहरण ले ले हम, अखिलेश यादव के परिवार की ही सदस्य अपर्णा यादव इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सदस्य है। उनका इतिहास देखिए, वो वहां से त्रस्त थी, सताई हुई थी, रोते हुए वो आई है। और जब तेज प्रताप जी इच्छा जाहिर करेंगे तो पार्टी डिसाइड करेगी। ऋषभ तिवारी का जुडिक्शन में वो नहीं है, इसलिए मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। चलिए अगला सवाल बिहार से ही
सटा हुआ राज्य जो पहले बिहार का हिस्सा था, झारखंड पर चलते हैं। क्या हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा एनडीए का हिस्सा भी बन सकती है? क्योंकि बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सरकार तो बना नहीं पाई थी 24 वाले चुनाव में, अब गठबंधन जरूर कर सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जल जंगल जमीन की जो संरक्षण करेगा और जल जंगल जमीन की जो नीतियों से लड़ेगा और जन जंगल जमीन के लिए जो लड़ेगा, वो कोई भी हो, हम उनके साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जेएमएम की जहाँ तक बात है, इस परिस्थिति में तो भैया अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। हम ऐसे लोगों से कतई नहीं दूरी कतई हाथ नहीं मिला सकते जो जल जंगल जमीन को खा रहा हो। अगर जल जंगल जमीन की संरक्षण कोई करेगा, उससे हाथ जरूर मिलाएंगे। क्योंकि ये बात तब भी उठी थी जब शिबू सोरेन जी का देहांत हुआ था। उस वक्त किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने उनका सम्मान दिया। पीएम मोदी खुद गए थे उनके अंतिम दर्शन करने। उसके बाद हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ जब दिल्ली की यात्रा पर आए थे, पीएम मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुलाकात हुई थी। उस दौरान भी इन चर्चाओं ने जोर पकड़ा था। देखिए, हेमंत सोरेन जी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ऑफिशियल काम से भी वो प्रधानमंत्री गृह मंत्री से मिलते हैं। और क्योंकि झारखंड जो है कहीं ना कहीं एक मिनरल्स रिसोर्सेस है, केंद्र की बहुत सारी योजनाएं भी वहाँ चलती हैं, जो इंटैक्ट मंत्रालय का ऑफिशियल वर्क होता है, उसके लिए भी वो मिलना जुलना लगा रहता है। जहाँ तक राजनीतिक परिस्थिति की बात है, झारखंड के लिए जो बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी वो करेगी। चलिए, एक आखिरी सवाल दिल्ली को लेकर। दिल्ली में आप सरकार में हैं, विधानसभा में भी, वहाँ की केंद्र सरकार भी वहीं बैठती है दिल्ली में। आपकी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता। आप सभी ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में वादा किया था कि आप प्रदूषण को खत्म कर देंगे, यमुना को साफ कर देंगे। अभी वो कितनी साफ हुई है यमुना, और प्रदूषण क्यों नहीं खत्म हो रहा? मैं बता रहा हूँ वैभव जी, राजनीतिक में एक नेता था एक्सक्यूज मैन की राजनीति को दिल्ली की जनता ने समाप्त किया है। जो रोंदू बच्चा था, जो फेल हो जाने के बाद एग्जाम देता था कि क्वेश्चन गलत आ गया, पेपर लीक हो गया, तो वैसी जनता को जनता ने वैसे नेताओं को जब साफ किया, तो रेखा गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री बनकर आई, 11 साल का टेन्योर सिस्टम कोलैप्स टेन्योर था। और इस बार हमने प्रयास किया, क्लाउड शेडिंग का प्रयास किया, विफल रहे, नहीं सक्सेस हो पाए। लेकिन हमने दिल्ली को दिखाया कि हम पॉल्यूशन को लेकर सीरियस हैं। एक मौका हमें दीजिए, आने वाला समय में बताएगा कि बेहतर दिल्ली हम बनाकर देंगे। और उस पे कार्य चल रहा है। चाहे वहाँ पे जो पराली, जो हरियाणा से रिलेटेड जो वहाँ पे एक ई रिफॉर्म टेक्नोलॉजी की बात है, ग्रीन सॉल्यूशन की बात है, उस पे भी बैठ के हो रही है। तो मुझे लगता है कि 6-7 महीने में ही कुछ डिसाइड कर लेना कि ये सरकार नाकामयाब हो गई या नहीं कर पा रही है तो गलत है। यमुना में आरती शुरू हो चुकी है, कई जगह पे यमुना का पानी प्रदूषण से बढ़िया निकल कर आया है। तो आने वाला 1 साल जो होगा वो दिल्ली को स्वच्छ यमुना, स्वस्थ वातावरण और मजबूत दिल्ली के रूप में मिलेगा। चलिए ऋषभ जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी। वन इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.